प्यारे दोस्तों, मैं शुभम तिवारी बड़े भैया में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पॉलिटी सब्जेक्ट को ख़त्म हुए एक वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है। इस बीच आपका ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गया और अभी इन्वायरमेंट आपका चल रहा है। इस वीडियो को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब आपकी पॉलिटी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि 2024 के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए थे, क्या आप उसको आसानी से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो कई मायनों से आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो कुछ हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि आज के वीडियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि वो ट्रिक्स, ऐसे केसेस में जहां आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा है, जहां पे आपको फैक्ट नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम डील करते हैं, पहली चीज़ हम ये सीखेंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लो आप पॉलिटी पढ़े, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज के वीडियो से हम वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा, तो आपके रिवीजन्स हो जाएंगे। तीसरी चीज़ कि आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई रहेगा तो आप कठिन से भी कठिन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आज के वीडियो का ये भी ऑब्जेक्टिव है। चौथी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल हुए हैं, जो 60 डेज प्रोग्राम हमारा है, क्या हमने जो उनको पढ़ाया उतना ही ज़रूरी था कि कुछ क्वेश्चंस उनसे मिस हो रहे हैं। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे कि जो हम पढ़ाएं वहीं से सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ मैसेजेस हमारे पास आए थे कि सर आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आप क्या किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी है और मैंने 5 यूपीएससी में 5 मेंस दिए हैं, 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं और 2024 का जो हमारा अटेम्प्ट था उसमें हमारा मार्क्स प्रीलिम्स में 120 था। तो इतना काफ़ी है। बाकी जब मेंस के चीज़ें हम बताएंगे तो मेंस के बारे में आपको अपने बारे में बताएंगे। तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आपको जो पढ़ाया गया है वो उतना ही बस ज़रूरी था। अगर आप उतना भी रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने जो पॉलिटी का टेस्ट दिया, मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स उतने सही नहीं हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमको बस एग्ज़ाम तक रिवीजन करते रहना है। धीरे धीरे कोई एक बार में सीख लेता है, कोई 4 बार में वही चीज़ सीखता है। तो हो सकता है जो कोई एक बार में सीखा हो, अगर रिवीजन नहीं करेगा तो भूल जाएगा। जो 4 बार रिवीजन करके सीखते हैं उनको चीज़ें परमानेंटली याद हो जाती हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, विश्वास अपने पर रखना है। ठीक है, कोई एक बार सीख लिया है तो मैं 2 बार में सीख लूँगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के जो 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू हम दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको एक पेपर के टाइम पर एक एनालिटिकल रीजनिंग, ये कैसे डेवलप किया जाए पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, जब हम आपको गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। तो साथ में हमने ये भी बताया था कि सभी आर्टिकल्स नहीं ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बस देखने हैं और हर टॉपिक के। तो हम हर क्वेश्चंस के आगे कुछ पहले से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे हुए हैं, जो इसलिए लिखे हैं जिससे ज़्यादा टाइम वीडियो में न कंज्यूम हो। तो सबसे पहले, आर्टिकल को आप अलग से नहीं पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स पढ़ो रिलेटेड आर्टिकल्स याद रखो उनके, ये तरीका होता है। अब जैसे ये मान लो दिया था आर्टिकल 153, 154, 155, 156 और ये गवर्नर से रिलेटेड था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि भैया अब तो पूरा गवर्नर से सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने हैं। तो भाई यहीं पर दिमाग लगाया जाता है। दिमाग क्या लगाया जाता है, मान लो चारों आर्टिकल्स आपको नहीं पता थे कि 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर है, 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर है, 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर है, 156 टर्म ऑफ द गवर्नर है। तो इसको कैसे करोगे? अब एक चीज़ ये बताओ, लॉजिकल फ्लो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो लॉजिकल फ्लो ऑलवेज आएगा। तो इस टॉपिक में देखिए, ऑफिस ऑफ द गवर्नर 153 में बताया गया, मान लो सही है, ठीक है। वैसे ही अगर आप गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपको बताया गया ऑफ द गवर्नर 154, ठीक है, हम मान सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सप्लेन किया गया होगा। उसके बाद
बताया जा रहा है रिमूवल और फिर उसके बाद आ रहा है टर्म। अब ये बताओ पहले टर्म आएगा कि पहले रिमूवल आएगा? इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि इन दोनों में से ही किसी में प्रॉब्लम है। तो अब रिमूवल तो जस्ट 154 के बाद नहीं आएगा। तो इससे एक हमको ये आइडिया लग गया है कि ये आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर मान लो आपको नहीं पता था तो आप इस ऑप्शन पे गेस कर सकते थे, इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे और यही हमारा आंसर होता। तो देखो ये मुझे भी नहीं पता था एग्जाम में, लेकिन मैंने कैसे किया, यही सेम चीज़ कि टर्म ऑफ द गवर्नर बाद में आए रिमूवल से, ये लॉजिकल नहीं है। रिमूवल तो लास्ट में देगा ना, किसी को हटाने के बाद, किसी को विदा करने के बाद तो लास्ट में की जाएगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद रखना है। और जो चैप्टर्स पढ़ो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स याद रखो। अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी देखो हमने क्यों इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, हो सकता है वो किसी एक्ट में लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना लिखा हो, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। इस चीज़ को देखना है आपको पेपर के टाइम, जहाँ नॉट दिख जाए नॉट को सदैव देखो, नॉट को हाईलाइट करो। अब देखो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एकदम सही बात है। पार्लियामेंट का पार्ट होता है प्रेसिडेंट, न कि किसी हाउस का मेंबर हो। अब दोनों हाउस का मेंबर क्या कोई हो सकता है? देखो अब कॉन्सेप्ट सोचो कैसे इस प्रॉब्लम को करते हैं, जिसको मान लो नहीं पता था। शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मान लो आपने कहा कि चलो लोकसभा को मेंबर बन जाए, तो फिर वो राज्यसभा वाले कहेंगे क्यों मेरा मेंबर मुझे बनाना है राष्ट्रपति को, तो हो गया ना प्रॉब्लम यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसे सोचो, जो आर्टिकल 79 है उसमें क्या कहता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज, ये तो सही बात है। तो शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है। मेंबर ऑफ द किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये चीज़ पढ़ाई गई थी, एकदम अच्छे से पढ़ाई गई थी। ये चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई गई थी, एकदम अच्छे से पढ़ाई गई थी कि एकदम इन सब चीज़ों को तो स्पेसिफिकली पढ़ाया गया है कि आर्टिकल 79 10 बार मैंने नोट्स में लिखा होगा कि जिससे कि आपको बार बार ही रिवीजन हो जाए। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था, 6-7 चीज़ें हैं, बस वही याद रखो। क्या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन इनिशिएट कर सकता है, ईदर प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर। मिनिस्टर को छोड़ के जो बाकी सब होते हैं वो सब प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। क्या दोनों हाउस में आ सकता है? हाँ, किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। साथ में मैंने बताया था केवल बारिंग आर्टिकल 169, केवल एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने का जो प्रोविजन है वो किसी हाउस स्टेट असेंबली में इनिशिएट होता है, बाकी कुछ भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूएस में तो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इनिशिएट हो सकता है, जबकि इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये आपका खत्म हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ऑर्डिनेंस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं लाया जा सकता है। तो ये दोनों आपके चले गए, आपका आंसर क्या बचेगा, 1 एंड 2। अब देखो दोस्तों इसमें सीखना क्या है, जब भी आप पढ़ो एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ देखो, दोनों प्राइवेट मेंबर या गवर्नमेंट जो पब्लिक मिनिस्टर्स होते हैं दोनों ला सकते हैं, किसी भी हाउस में आ सकता है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। तीसरी चीज़ की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट। ये चीज़ें इतनी हमको याद रखनी चाहिए। हमारा काम हो गया, पढ़ाया गया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। और क्या क्वेश्चन हार्ड है? हार्ड कहाँ है, इन सब चीज़ों में क्या ही हार्ड है? अभी तक जितने क्वेश्चंस में सब आसान, सब अच्छे से पढ़ाए गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अगर 3-4 भी चीज़ें पढ़नी होंगी तो आप इसको पढ़ोगे। आर्टिकल 324 याद रखो। अब 243 के किसके लिए? स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए। क्यों लिखा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी चेयरमैन क्यों लिखा? क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये सब जो पोस्ट हैं ये सब तो हाउस के अंदर उनके मेंबर अपने सेलेक्ट करते हैं, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं हाउस के, उनके हेल्प से। तो इनके इलेक्शंस में तो किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपलिटीज, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके लिए क्या प्रोविजन है? अंडर आर्टिकल 243 के
स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो क्या यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है? नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द एबव इलेक्शंस, जिसमें आपका रोल ही नहीं है, उसमें आप क्या डाउट्स को रिजॉल्व करोगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? एकदम आसान क्वेश्चन था, पढ़ाया भी गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर है वो तो आपको किसी को नहीं पता रहेगा। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था एग्जाम में, जब मैं इसको कर रहा था। अब इसका तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का? तो अब ये बताओ, अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेट हम करते हैं। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये तो करेक्टली मैच्ड है। जीवीके राव ये भी पंचायती से समिति से उनसे 70 मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, और तो ये भी हमारा, हम इसको मान लेते हैं सही है, ये भी सही है। अब आते हैं दंतावाला कमेटी और संथनम कमेटी। दोनों में मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि ये दोनों में बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कौन सा इसमें सही है, दंतावाला या संथनम कमेटी। अब ये बताओ, संथनम कमेटी हमसे पढ़ते हैं सीबीसी के टाइम पे, तो सीबीसी करप्शन इन सब से रिलेटेड है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा और ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमको नहीं पता है वहाँ पे हम ऐसे जाएंगे। अब आते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। इन सब आर्टिकल्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसमें आराम से आपको बताया था। SIMRP याद रखो, SIMRP याद रखो। SIMRP मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रैक्टिस, प्रोफेशन किसी करने का आपको अधिकार होता है। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था, जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी थी, जो मोरारजी देसाई के लीडरशिप में, तो उन्होंने अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, फंडामेंटल राइट से हटा के अंडर आर्टिकल 300A के अंदर कर दिया था। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, बट इसको हम लीगल राइट भी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ है, इसलिए इसको लीगल राइट मानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कह रहा है कि अंडर आर्टिकल के पार्ट नहीं है, तो अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस को क्या आप हार्ड कहोगे, और क्या ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए गए? अभी से हम सब 6 क्वेश्चंस देखे हैं, और 6 के 6 क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स एट द सेम टाइम। अब देखो अभी इसका आप समझना, अंडर वर्ड 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हमने ये पहले ही देख लिया था, आया था, तो इससे एक तो आइडिया हमको लग गया कि ये सही है, ठीक है। और वैसे भी हमको पता है कि 153 गवर्नर ऑफ ईच स्टेट के लिए होता है। अब दोस्तों मान लो आप कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे भैया ये तो मुझे नहीं पता था कि सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स। भाई कभी कभी तो न्यूज़पेपर हम सब पढ़ते हैं ना, और देखते हैं कि किसी भी स्टेट के अगर गवर्नर रिजाइन कर दिए या हटा दिया गया, तो हम देखते नहीं एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है कि बिहार के गवर्नर यूपी के गवर्नर भी बन गए, बिहार गवर्नर झारखंड के भी गवर्नर बन गए हैं कुछ दिन के लिए, जब तक नया अपॉइंटमेंट न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम पर्सन कैन एक्ट एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट एट द सेम टाइम। और ये प्रोविजन कब आया था? थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो अब ये रॉन्ग हुआ, जब एक रॉन्ग हो जाता है तो फिर हमारा आंसर कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ों में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और ये सब चीज़ें, ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये सब तो दोस्तों मतलब जैसे ABCD है, आपको जिस लेवल का आपको पढ़ाया गया है उसमें ABCD है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, गारंटी टू बोथ सिटीजन्स। अब देखो, अब यहाँ पे जब तरीका क्या होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, आपको तुरंत लिख लो 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को बस अवेलेबल हैं, ये फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, गारंटी टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। अब देखिए क्या इसमें 14 है? नहीं, 14 नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन। और आर्टिकल क्या है ये? 16 क्या है? हाँ, अब ऐसे सोचो ना, कोई फॉरेनर को थोड़ी आप वो दोगे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करोगे, हम अपने सिटीजन्स को देंगे। तो 16 सही बात है, गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन, ये भी सही है। क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। एल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ऐसे सोचो दोस्तों, मान लो कन्फ्यूजन आपको हो गया, अब एल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट ये कैसे गलत है, कैसे सोच सकते थे? अब वेस्ट बंगाल अपने स्टेट का नाम बंगाल करना चाह रहा है, अगर
पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रहा होता तो वो पार्लियामेंट के चक्कर लगाता कि भाई ये कर दो, हमारे नाम स्टेट का नाम बदल के, परेशान हो रहा है, मुझे बंगाल करना है। अगर खुद के पास अथॉरिटी रही होती अब तक नाम चेंज हो गया होता। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर आंखें खोल के पढ़ो, ऐसे नहीं कि बस बस रीड कर लो, करे यार पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला। तो थोड़ा देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान, क्यों आसान है? क्योंकि ये तीनों चीज़ तो आपको पता है ना। जब ये तीनों सही हो गए तो इसका मतलब यही जो बच रहा है वही नॉट करेक्टली मैच्ड होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमने आपको बताया है जो चैप्टर पढ़ो उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बस देखो, आर्टिकल्स कभी एक साथ मत देखना। ये जो अनस्ट्रेटजिकल मूव होता है, जो लड़के आर्टिकल्स को याद करते हैं, अरे भाई एक चैप्टर पढ़ो, 4-5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इससे याद भी होगा और समझोगे उसको। अब यहाँ आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आर्टिकल 266, फाइनेंस कमीशन बताए थे आर्टिकल 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी बताए थे आर्टिकल 360, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148। दोस्तों ये सब तो आर्टिकल ऐसे हैं ना कि जो हर साल कहीं किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो अपना मैच कर लो इसका जो भी आंसर हो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो अभी मैं जब मैं पढ़ाया था तो आपको बोला था कि अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर 23, चिल्ड्रन के फैक्ट्रीज में रोकना 24 और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29 है। अब देखो सदैव आपको लॉजिकल फ्लो बना के चलना है। अब देखो 23-24 में कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब ये बताओ सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है भाई, किसी भी वुमेन को, किसी भी पुअर को ट्रैफिक करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को सेल कर रहे हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है कि एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एंड माइंस। अगर एक वुमेन की ट्रैफिकिंग होगी तो उसके बच्चे का भी नुकसान होगा, जो उसके साथ बच्चा है उसकी भी लाइफ रिस्क में जाएंगी। अगर हम किसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बचा दें तो उससे रिलेटेड बच्चों की ज़िंदगी तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। इसका मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुको, इसलिए आर्टिकल 23 में वो आता है। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 24 में आता है। अब देखो कैसे इसमें डिसाइड करोगे कि यही केवल दो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। हमने आपको बताया था कि 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5 सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी में है। 4 उसके बाद जो तुम्हारा 19, 20, 21, 21A, 22, ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। 21A को 86 से ऐड किया गया है। तो आपको ऐसे सोचना होगा कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब जो सेक्शन है इसमें कितने आर्टिकल्स अंदर हैं ये ध्यान रखो। वैसे भी जब अच्छे से पढ़े रहोगे तो इस सब में कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया? 2-3 हो गया, क्योंकि ये तो राइट टू जो माइनॉरिटीज़ को जो उनके 2 ही आर्टिकल हैं उसमें 29 और 30, उसमें दोनों चीज़ में है। ये तो तुम्हारा राइट टू इक्वलिटी में हो गया, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे उसके बाद आते हैं आर्टिकल 352 डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी। अब बताओ ये आपको याद नहीं रहेगा, 352, 360, 356 ये सब कितनी बार पढ़ाया गया आपको। अब कह रहे हैं कि एन इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम। तो ये बताओ क्यों नहीं इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम हो सकता है इमरजेंसी किसी भी टाइम पर लगाया जा सकता है। अगर जो ग्राउंड्स हैं, क्या ग्राउंड्स हैं? आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटाया गया था, उसके स्थान पे आर्म्ड रिबेलियन लाया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 44 से। उसके बाद अग्रेशन और वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और वार, ये तीनों कंडीशन कभी भी किसी भी टाइम पे अकर हो सकते हैं। तो जब ये किसी भी टाइम पे राइज हो सकता है तो इमरजेंसी भी किसी भी टाइम पे हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सही है, दूसरा सही है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसलिए नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ आर ट्रू। तो ये भी 11। क्या एक कठिन क्वेश्चन है? कुछ नहीं कठिन है, बस थोड़ा सोचना सीखो, बस काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं ICT बेस्ड ई गवर्नेंस। अब देखो ये मैंने नहीं पढ़ा है हम अपने टॉपिक में, लेकिन ये कोई क्वेश्चन है, इसको आप नहीं कर पाओगे। देखो ICT बेस्ड ई गवर्नेंस है, ऐसे सोचो यार, कॉमन सेंस। ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? हम गवर्नेंस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको ऑनलाइन बना रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फीचर्स हैं उसका यूज कर रहे हैं, फाइल्स को हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल बना रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा कि रिड्यूसेज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट।
ये ट्रांसपेरेंसी घटाएगा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा देगा जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे करता हूँ, पहला गलत हो गया तो पहले को हटाओ, इसको हटाओ, कट करो। फिर ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, पहले प्रिंटिंग करा के सबको देना पड़ता था ऑफिस में, अब केवल ऑनलाइन कॉपी सबको भेज दे रहे हो, इसका मतलब रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एकदम सही बात है। तो दूसरा आंसर में मस्ट है, होना है। इंक्रीजेस सिटीजन्स इनपुट इनटू द गवर्नमेंट, अब माई गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन है उसमें अपना इनपुट हम सब नहीं दे सकते हैं। पहले हम सब इतने एम्पावर्ड थे कि पद्मश्री अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशन होता है उसमें हम सब अपने इनपुट दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, लेकिन आज हम सब दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी सही है, कोई भी चीज़ हो एग्जाम्पल से लिंक करो, केसेस से लिंक करो, तो फिर गलतियाँ नहीं होंगी। फिर उसके बाद ई गवर्नेंस इंक्रीजेज रेड टेपिज्म, अरे भैया रेड टेपिज्म को हटाने के लिए तो हम लाए हैं इसको, तो मतलब चौथा गलत हो गया, चौथे को हटा दो, एक आंसर बचेगा। तो ये मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अगला आते हैं, यूपीएससी डेराइव्स इट फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस कॉन्स्टिट्यूशन से ही डेराइव करता है। अरे उसके लिए एक्ट नहीं बनाया जा सकता है, एक्ट बनाया जा सकता है, तो ये भी सही हो गया। एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स भी होते हैं ना भाई, तो ये भी होगा। अरे वो खुद अपने भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स ऑर्डर्स होते हैं और कुछ कन्वेंशंस होते हैं, तो इसलिए ब्रॉड माइंड होकर सोचना चाहिए। ये सोचो ना, क्या कन्वेंशंस नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना कन्वेंशन, कुछ एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स भी होंगे ना, इसको निगेट करो, क्या ये नहीं हो सकता है, तो हो सकता है ना। तो 1 2 3 4, उसके बाद ये सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब इसको क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अब करेक्टली मैच पूछ रहा है, इसका मतलब कि 3 गलत दिए होंगे, एक सही होगा, वही सही आपको देखना है। अब सबसे पहले ऐसे देखो, अब पहले देखो ये आप इस पे मत जाओ, आर्टिकल देखो 148 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो आप सोचोगे अरे जब हम आपको पढ़ा रहे थे हम खूब कंपेयर कराते थे 76 और 148, तो 148 होता था CAG और 76 होता था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि 148 तो अटॉर्नी जनरल है, क्या है अटॉर्नी जनरल है, अभी भी बोल रहे हैं अटॉर्नी जनरल, CAG, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि CAG हो गया। अब फिर 165 क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एडवोकेट जनरल का होता है। फिर 263 क्या होता है, इंटर स्टेट कमीशन का होता है, सरकारी कमीशन ने जिसका रिकमेंड किया था। ये तीनों तो हमारे गलत हो गए, तो मैच्ड एक ही बचता है ऑप्शन 340। मालूम नहीं भी पता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन होगा कि जो 338B के अंदर हम NCBC बनाए हैं, देखो वो एक अलग चीज़ है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 338B के अंदर बनाया गया है, उसका अमेंडमेंट भी याद रखो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 340 के अंदर, 340 के अंदर जो है हम OBCs के जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हैं, उसी को मान के सरकार ने जो ये NCBC बनाया है। अब देखो मान लो ये भी नहीं पता था आपको, इलेक्शन कमीशन तो सबको पता है ना भाई 324, तो ये तो गलत हो गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सबको पता है 338, और 148 भी आपको पता है CAG है, तो ये भी चला जाएगा। फाइनेंस कमीशन के बारे में आप जान ही रहे हो कि 280 के अंदर होता है, ठीक है, और ऐसे भी अभी एक क्वेश्चन आया था, तो ये आपका सही हो गया, 340 हो गया। तो देखो ये भी आपको पढ़ाया गया है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। तो इन सबसे वैसे मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। फिर आते हैं आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। केशवानंद भारती 1 लाख बार आपसे पढ़ चुके हो, क्या इसमें पढ़े हो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, कब आया था, 24 अप्रैल 1973, तो ये तो 1973 हो गया। उसके बाद जब भी कोई पॉलिटी पढ़ने जाता है, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट के बीच में जब डिस्प्यूट होता है, आप शंकरी प्रसाद पढ़ते हो। पहला ही अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके रिस्पांस में शंकरी प्रसाद था। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन करता तो मुझे तो ये पता चल गया कि पहला है और ये लास्ट है। लास्ट कैसे है, गोलकनाथ तो पहले था ना, क्योंकि गोलकनाथ के जजमेंट को पलट के केशवानंद भारती आया था, तो इसका मतलब कुछ ऐसे होगा ऑर्डर, एक तरफ 4 एक तरफ और बीच में 3 आएगा। कुछ आंसर देखो कुछ मैच कर रहा है ऐसे, 1 4 केवल एक ही ऑप्शन हो रहा है। और वैसे भी अगर जिनको आइडिया रहेगा गोलक सज्जन सिंह, मान लो सज्जन सिंह नहीं पता है, मैं ऐसे प्रैक्टिकल लेके चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सब आपको पता ही होगा, तब भी आपका आंसर हो जाता है 1 2 3 4। अब आते हैं अमेंडमेंट में एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों ये सब बताओ, ये सब क्वेश्चन आपको ये सब हमको बताने पड़ेंगे। 1976, 1985 प्रिंटेड इफेक्ट्स एंड 86 21A जो आर्टिकल एजुकेशन के लिए ऐड किया गया, 96 2011। अब ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन नहीं भी पता होगा तो क्या दिक्कत है, जब 3 आपके हो गए तो इसमें क्या ही दिक्कत होगी। और वैसे भी ये है उड़िया लैंग्वेज को उड़िया किया गया था, उड़िया, ठीक है। अब ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये याद रखो, कभी कभी कुछ न कुछ पूछ लिया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिफरेंट फॉरेन एक्सपर्ट्स या हमारे जो एक्सपर्ट मेंबर थे उन्होंने क्या बोला है, तो उसके लिए आप याद रखो। अब देखो इसमें मुझे एक ही चीज़ पता था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन, तो मैं ए को 4 पे जाता, एक 4 पे जाता तो एक ही आर्टिकल हमारे पास, एक ही चीज़ मिल रहा है। तो उसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा मैच कराओ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मॉरिसॉन्स आ रहा है, तो ये अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। मान लो एक से आप एक ही आपको पता है, उससे मैच करा दो आंसर। उसके बाद देखो कि रिमेनिंग चीज़ें कुछ मान लो भूले बिसरे गीत जैसे हैं, तब भी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये हम पढ़े हैं, या तो कुछ ऐसा पता चल जाएगा नहीं यार ये नहीं हो सकता है, तो मतलब जो मैंने पहला मैच किया वो गलत है। लेकिन जब हमने पहला मैच किया हमको पता है कि ये फिक्स है ग्रैनविल ऑस्टिन, तो हमारा काम वैसे ही सॉल्व हो गया। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता। अब ये बताओ, अब ये मान लो आपको याद नहीं था, बट इतना पता था कि 3 टियर पंचायती राज रिकमेंड किए थे बलवंत राय मेहता साहब। अब क्या इसमें उन्होंने, देखो जिला पंचायत तो किए ही थे, ग्राम पंचायत करेंगे। अब कन्फ्यूजन आपको होगा पंचायत समिति और न्याय पंचायत में। तो देखो न्याय पंचायत तो हम सब जल्दी में, हमको सबको नहीं आइडिया, जब हम सब आप पढ़ेंगे तो न्याय पंचायत आप वर्ड नहीं सुने रहोगे। जब आप जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और न्याय पंचायत में कन्फ्यूजन होगा। तो अगर मान लो नहीं पता है तब भी आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे करने के लिए। आल दो आंसर न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत उन्होंने नहीं रिकमेंड किया था। अब ये क्वेश्चन देखो, लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट है, उसके जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन होते हैं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। अब दोस्तों ये चीज़ बताओ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता कौन है? उपराष्ट्रपति। कभी आज तक सुने हो कि किसी भी सिलेक्शन कमेटी में उपराष्ट्रपति आए? उनका अपमान होगा अगर उनको किसी सिलेक्शन कमेटी में बुला रहे हो। तो इसका मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए, दूसरे को हटा दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल आपका जो रेशनल वो है ना दिमाग है, उसको खोल के रखो कि तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा। और वैसे भी ये अच्छे से पढ़ाया गया है, जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें ये चीज़ था। तो अभी तक 19 क्वेश्चंस में दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हो अभी तक। अब आगे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने आपको नहीं पढ़ाया है, चलो मैं मान लिया कि नहीं पढ़ाया हूँ मैं इसको। अब कह रहा है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट। अब ये बताओ, अगर अब एवरी स्टेट के लिए होता तो यूपी में हम सब कभी पढ़ते नहीं कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये हैं, इसको ये पॉइंट कर किया जा रहा है, कभी तो हम देखते हैं, कभी हम सब पढ़ते हैं। इसका मतलब एवरी स्टेट में तो नहीं होगा। अपने को जो अंदर नॉलेज है उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया कि भाई ये गलत है। वैसे भी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल पे कोई बॉडी है, तो एक जब बंदा है तो वैसे ही गलत हो गया कि ब्री स्टेट के लिए नहीं होता है। कह रहा है कि न्यू आर्टिकल 350B वॉज एडेड बाई दिस 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो ये सब जो भी हुए थे, ये सब 7th वही जो स्टेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसी समय ये सब हुआ था। तो ये मान लो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो ये नहीं कर पाओगे। मैं एकदम आपको ऐसे नहीं कि नहीं 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 सब कुछ किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पता होता, जैसे ये मुझे पता है कि 7th है तो मैं तब इसको कर सकता हूँ, नहीं तो ये आपसे गलतियाँ हो जाती। एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे गलत हो जाता अगर नहीं पता होता तब, क्योंकि 9th थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है वहाँ इनसे गलती हो जाती। तो एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें गलती हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं 50-50 अभी भी है। पहला ऑप्शन दूसरा गलत हो गया तो ओनली 1 और बोथ 1 and 2 चला गया। अब या तो आप ओनली 2 मारोगे या नीदर 1 नॉर 2 मारोगे। अब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर मान लो जिन्होंने मान लिया कि नहीं ये फैक्ट है शायद गलत ही दिया होगा, तब तो नीदर 1 नॉर 2 मार देंगे आंसर जो कि होगा। उसके बाद आते हैं कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। ऐसे क्वेश्चन इस साल भी आएंगे ऐसे इस टाइप के फैक्चुअल। तो इसमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसे प्रोविजंस पे दोनों लोग एक्ट बना सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट भी एक्ट बनाता है। अब इसको कैसे करोगे? होता है ना कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं उसको गवर्नर रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, या इंटर स्टेट ट्रेड के लिए जो प्रोविजंस होते हैं, जब भी कोई स्टेट एक्ट बनाता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से या गवर्नर से, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड इसका मतलब ही कंकरेंट में होगा। एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स दोनों के पास पावर होता है। सक्सेशन 1 2 3। तो अब देखो ये क्वेश्चन दोस्तों ऑल दो करंट अफेयर्स का है बट पॉलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको क्यों इसीलिए मैंने दिखाना चाह रहा था कि दिमाग लगा के कैसी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब हम सब छोटे थे तो पढ़ते थे ना, पहली जज सुप्रीम कोर्ट की कौन थी, तो फातिमा बीबी, ठीक है।
तो ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये सही है। फर्स्ट, अब पहली जज हैं तो सही बात, पहली मुस्लिम वुमेन भी होंगी। जब पहली जज हैं महिला, तो फिर वो चाहे मुस्लिम बोलो, चाहे अगर हिंदू होती तो हिंदू बोलो, ईसाई होती तो ईसाई बोलो, तो इसका मतलब 1-3 तो सही हो गया। अब बोला जा रहा है सी सर्व एज ए गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 से 2001। अब ये बताओ भाई, 1997 से 2001 मान लो, हमने मान लिया इनका जन्म ही केरला में हुआ था, और जिसका जहाँ जन्म होता है वहाँ का तो गवर्नर नहीं बनता है। अब आप कुछ लोग कहोगे कि हमको ये नहीं पता है कि केरला में उनका जन्म हुआ था, तो नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा सा जब आप किसी के बारे में पढ़ोगे तो इतना पता चल जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपका दूसरा गलत है, 1-3 आंसर हो जाएगा। अब उनका जन्म हुआ था इसलिए वहाँ के गवर्नर वो नहीं थे। 23 में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जनरल स्टेटमेंट दिए रहे हैं, जहाँ जनरल स्टेटमेंट दिए रहे हैं वो सही ही होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ जनरल, जो कोई फैक्ट नहीं, एकदम बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट्स एक्ट्स डील्स विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो अब ये बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत होगी किसी को? तो अब हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि आपको 2024 के प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मतलब 24 क्वेश्चंस में 23 तो आपसे कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर कुछ लोग थोड़ा और दिमाग लगा कर देते तो 24 में 24। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको जो पढ़ाया गया है वो एकदम परफेक्ट है। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं और भी जो ईयर्स के PYQs हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में एक चीज़ और, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल से जुड़ो। और भी जो चीज़ें हैं, आप हमारे जो नए कोर्सेज हो रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।